हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में, उसके मॉडल आंसर के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है फैमिली लॉ 2, जिसको हम लोग मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। और आपके सेमेस्टर में जिस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उसी आधार पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 100 वर्ड्स के आंसर आपको लिखने हैं, कैसे केस स्टडी में आपको आंसर लिखना है, और कैसे आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। इसके पहले और भी हमारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। फिर अगर आपका पेपर है तो पहले यही मुस्लिम लॉ ही देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग फैमिली लॉ को हम लोग मुस्लिम लॉ भी कहते हैं, आप सारे लोग जानते हैं। फैमिली लॉ 2 को हम लोग मुस्लिम लॉ भी अपने सिलेबस में देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये 100 वर्ड्स का है। 100 वर्ड्स का ईच रहता है, आप सभी लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। क्वेश्चन कह रहा है इरेगुलर मैरिज या फिर अनियमित विवाह क्या होता है। आपने मैरिजेस बहुत पढ़े होंगे, जब मैंने आपको सारथी बैच में पढ़ाया था तो मैरिजेस के बारे में भाई मैंने आपको बताया था। मैरिज ऑफ, ठीक है, मैरिज ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो एक होती है रेगुलर मैरिज जिसको बोलते हैं वैलिड मैरिज, एक होती है वॉइड और एक होती है इरेगुलर मैरिज। तो वही इरेगुलर मैरिज के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये जो अनियमित विवाह है या फिर जिसको फासिद निकाह भी कहते हैं, फासिद, ठीक है, ये क्या है, इसको आप बताइए कि किसको इरेगुलर मैरिज कहते हैं। और ये जो सिया लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था सारथी बैच में तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो इरेगुलर मैरिज है ये सिया लॉ में ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। 2 सेक्ट होते हैं, सिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट। तो सिया सेक्ट में फासिद निकाह या इरेगुलर मैरिज क्या है, यही आपको डिफाइन करना है। तो इरेगुलर मैरिज कैसी होती है भाई, वैसी मैरिज होती है जो किसी इरेगुलरिटीज के वजह से या फिर किसी ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करने के वजह से आपकी शादी ना तो वॉइड होती है ना तो वैलिड होती है, बल्कि बीच की होती है। यानी अगर आप उस रिक्वायरमेंट को, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हो तो वो शादी आपकी क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, इरेगुलर से वैलिड मैरिज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। An irregular marriage in Muslim law is one that is not void. ऐसा मैरिज जो void नहीं है, बातिल नहीं है, but lacks of certain legal requirement, लेकिन उसमें कुछ आवश्यकताएं हैं, कानूनी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो अगर हम पूरा कर देंगे या फिर जिनके ना होने की वजह से ये मैरिज क्या है, इरेगुलर है। और जैसे ही इस लीगल रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर देंगे वैसे ही मैरिज क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो वैसे कौन कौन से इरेगुलरिटीज होते हैं जिनके वजह से मैरिज इरेगुलर होती है या अनियमित होती है। तो पहला है मैरिज विद अ वुमेन ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। अगर कोई वुमेन अगर डाइवोर्स उसका हो गया है या फिर उसके पति का डेथ हो गया है और वो अपना इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही है, उस दौरान अगर आप किसी महिला से शादी कर लेते हो तो वो शादी इरेगुलर मैरिज हो जाती है। ठीक है, अगर शादी विदाउट विटनेस, विटनेस की आवश्यकता होती है 2 मेल की या फिर एक मेल 2 फीमेल की, तो विदाउट विटनेस अगर शादी किया है तो भी आपकी शादी क्या होगी, इरेगुलर होगी। मतलब जो कर रहा है मुस्लिम, उसकी शादी इरेगुलर होगी। और विद अ 5th वाइफ, और या तो 4 वाइफ्स अलाउड है। 4 वाइफ के अलावा जब आप 4 वाइफ के रहते हुए आपने 5 यानी 5th वाली जो है शादी कर ली, तो ये 5th वाली जो शादी है ये क्या हो जाएगी भाई, इरेगुलर हो जाएगी। अब इस शादी को यानी 5th वाली शादी को रेगुलर बनाने के लिए इन चारों वाइफ्स में से किसी एक को क्या देना पड़ेगा भाई, डाइवोर्स देना पड़ेगा। तब वो जाकर के आपकी ये वाली शादी किसमें आएगी, चौथी के पास आएगी। मतलब इसमें से एक माइनस होगा तो 3 होगा, और 3 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से एक शादी जाएगी तो 4 होगा। यानी कि ये 5वीं शादी तभी वैलिड होगी जब इन चारों में से किसी को वो बंदा तलाक देगा। ठीक है। However, Shia law does not recognize irregular marriage. They treat such unions as void from inspection. कह रहा है कि जो सिया कानून है वो अनियमित विवाह को मान्यता नहीं देता है, ऐसे विवाह को शुरू से ही शून्य माना जाता है। तो शिया जो सेक्ट है, ये शिया लॉ का पूछा है, तो पहले तो आप बता दोगे कि इरेगुलर मैरिज होता क्या है, ठीक। और
शिया में क्या होता है, शिया में कोई भी ऐसा इरेगुलर मैरिज का धारणा नहीं है, सुन्नी में है, शिया में नहीं है। ठीक है, ये अगर ऐसा इरेगुलरिटी से विवाह अगर हो रहा है तो उन विवाह को ये सीधे सीधे क्या मानते हैं भैया, वॉइड मानते हैं। तो इनका दो ही कॉन्सेप्ट है शिया और सुन्नी का, या तो ये वैलिड होगा मैरिज इनका, या तो इनका वॉइड होगा, कोई तीसरी चीज नहीं होगी, इरेगुलर मैरिज नहीं होगी। लेकिन सुन्नी सेक्ट में वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर तीनों आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तलाके तफवीज एंड इट्स एडवांटेज। अब जब मैंने आपको डाइवोर्स बताया था, जब मैंने आपको तलाक पढ़ाया था, तो तलाक में भी कई तरह के तलाक बताए थे, उसी में से एक तलाक का टाइप है तलाके तफवीज। इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। देखो, तलाके तफवीज इज डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स where husband delegates the rights of pronouncing talaq to his wife or third party. It is usually mentioned in marriage contract निकाहनामा. Benefits include, अगर कोई, अच्छा अभी बता रही हूं मैं, एक मिनट आप रुकिएगा। इसका बेनिफिट क्या है, empowering women in marital matters, offering remedy cases of cruelty, desertion or promoting equality. It is valid under Muslim law in specific or condition. हाँ, तो ये जो तलाक तफवीज टाइप का जो तलाक है वो डायरेक्ट हस्बैंड ना प्रोनाउंस कर करके या फिर अपना राइट तलाक का किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, या वाइफ को ये राइट ट्रांसफर कर देता है कि तुम तलाक दे देना, मतलब मेरे बिहाफ पे तुम तलाक लेना मुझसे, या फिर किसी थर्ड पर्सन को ये राइट दे देता है, डेलीगेट कर देता है, ठीक है, सुपुर्द कर देता है कि मेरे बिहाफ पे तुम तलाक सीख कर सकते हो हम दोनों के बीच में। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है देख लेते हैं। अब एक तो वुमेन को एम्पावर करना, वुमेन को क्या करना भाई, एम्पावर करना, वुमेन को एम्पावर करना मैरिटल अफेयर्स में। और फिर इक्वालिटी को प्रमोट करना, मतलब हमेशा हस्बैंड ही क्यों तलाक दे, वाइफ भी दे सकती है। तो इक्वालिटी को प्रमोट करना, वुमेन को एम्पावर करना, और क्रूएलिटी और डिजर्टेशन के केसेस में रेमेडी भी इससे मिल जाता है कि जैसे ही महिला को लगता है कि उसके ऊपर क्रूएलिटी या डिजर्टेशन ऐसा छोड़ दिया गया है उसके पति द्वारा, उसको छोड़ के दूर चला गया है, तो महिला को ये राइट मिल जाता है और उससे वो तलाक ले सकती है। ठीक है, तो इसका फायदा यही है। ऑल्दो ये स्पेसिफिक भी होता है, मतलब कि मुस्लिम लॉ में ये स्पेसिफिक भी होता है और कंडीशनल भी होता है, मतलब स्पेसिफिक भी हो सकता है, कोई चीज कोई लिख दे, या फिर कंडीशनल भी इस चीज को परफॉर्म किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑफ हिजानत पोस्ट कन्वर्जन ऑफ मदर। अच्छा, हिजानत कस्टडी, हिजानत मतलब आप यहाँ क्या समझोगे कि कस्टडी, मतलब कस्टडी आप लिख लोगे, कस्टडी होता है इसका मतलब। तो अंडर मुस्लिम लॉ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता अगर धर्म परिवर्तन कर रही हो, मान लो कि मुस्लिम महिला है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर ली हैं और उनके बच्चे छोटे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या माता को कस्टडी मिल जाएगा, मतलब शुरुआती जो प्राइमरी कस्टडी होती है बच्चों की वो माँ को ही जाती है। तो माँ ने अगर उस सिचुएशन में अपना धर्म परिवर्तन कर दिया तो क्या माँ को कस्टडी मिलेगी या उसको नहीं मिलेगी, हिजानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में आपका यही कह रहा है। ठीक, चलो तो देखो भाई मुस्लिम लॉ में जनरली क्या होता है, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है मैं ऐसे ही बता देती हूँ। चलो, तो मुस्लिम लॉ में जनरली क्या होता है कि मदर ही प्राइमरी कस्टोडियन होती है यंग चिल्ड्रन की, स्पेशली अगर हम डॉटर की बात करें तो उस केस में डॉटर की जरूरी होती है, कस्टडी माँ को मिलनी चाहिए। हाउएवर इफ सी कन्वर्ट, अगर वो अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर लेती हैं, तो सी जनरली लॉसेस द राइट्स, तो वो क्या कर लेती हैं, अपना राइट जो है वो
अपना राइट क्या कर देती हैं, मतलब खो देती हैं, लॉस कर देती हैं हनफी स्कूल, जो ट्रेडिशनल हनफी स्कूल है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मॉडर्न अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अनुसार हम देखें, जो मॉडर्न जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसमें कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि बच्चों की देख रेख और वेलफेयर या कल्याण के लिए जरूरी है कि उसकी देखभाल की जाए, ना कि माँ का धर्म देखा जाए, तो उस कंडीशन में डिस्पाइट कन्वर्जन ऑफ मदर रिलीजन वो बच्चों की कस्टडी ले सकती है, या फिर उसके बच्चों की कस्टडी माँ को मिल सकती है डिस्पाइट कन्वर्जन ऑफ हर रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। प्रॉपर या मेहर ए मिसल एंड इस डिटर्मिनेशन, मतलब कि उचित मेहर या मेहर ए मिसल और उसका उदाहरण। आप जानते हो कि मेहर क्या होता है, मेहर क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हो। जब भी शादी होती है मुस्लिम्स में, तो विमेन को क्या दिया जाता है, मेहर दिया जाता है, या फिर जिसको इंग्लिश में डावर कहते हैं। तो ये डावर प्रॉपर मतलब उचित मेहर क्या होता है और इसका निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर डावर के बारे में। प्रॉपर डावर इज द अमाउंट फिक्स्ड कंसीडरिंग द स्टेटस ऑफ वाइफ फैमिली। अच्छा, प्रॉपर डावर या उचित जो मेहर है वो कैसे फिक्स होता है, तो सबसे पहले तो उचित मेहर वह राशि होती है, वह अमाउंट होता है जो पत्नी के परिवार की स्थिति और उसकी व्यक्तिगत योजना और रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। अब मान लो कि जो पत्नी है मुस्लिम विमेन जिसका शादी हो रहा है, मतलब निकाह हो रहा है, वो बहुत अच्छे परिवार से है, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, और मतलब रिच फैमिली से है वो, तो उसको मेहर भी उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग, उसकी फैमिली की स्थिति के अकॉर्डिंग देना है कि भाई जो उसको सेटिस्फाई करे। याद रखना, विवाह अनुबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें निर्दिष्ट मेहर के अभाव में इसका निर्धारण किया जाता है। इसमें महिला रिश्तेदार जैसे बहनें हैं, मौसी हैं, उसकी शिक्षा, सुंदरता और सामाजिक स्थिति को दिए जाने वाले मेहर में राशि शामिल है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि ऐसा शादी के समय मेहर जो है वो डिसाइड नहीं किया गया, तो ये सारी चीजें देख करके मेहर दी जाती हैं जब मेहर को देना होता है। तो जैसे क्या क्या इंक्लूड होता है, एजुकेशन उस लड़की की क्या है, या फिर उसके घर में जो फीमेल है, सिस्टर है या फिर पैटर्नल आंट्स हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी ब्यूटी या फिर उनका सोशल स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें देखते हुए जो मेहर है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस क्लेम्ड बाय डॉटर इन लॉ फ्रॉम फादर इन लॉ। अब यहाँ पे देखो, बहू द्वारा ससुर के भरण पोषण का दावा करना, बहू भी दावा कर सकती है, तो किसके प्रॉपर्टी से, भाई किससे, या फिर किसकी प्रॉपर्टी से कर सकती है, तो फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी से कर सकती है। याद रखना, देखो यहाँ पे पेन में थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, तो पेन तो नहीं अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। क्या मैं ऐसे ही बताते आपको चली जाती हूँ। कह रहा है कि अंडर क्लेम बाय डॉटर इन लॉ फ्रॉम फादर इन लॉ। अब यहाँ पे देखो, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ अ डॉटर इन लॉ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ एज मैटर ऑफ द राइट। However, in exceptional cases like under section 125 of the CRPC, अब जो है 144 of BNSS हो गया है, if she is unable to maintain herself and her husband has died leaving no assets, कोर्ट में डायरेक्ट द फादर इन लॉ टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। देखो, हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहू अपने ससुर के भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती, नहीं मांग सकती, लेकिन इसका अपवाद ये है कि अगर ऐसा एक्सेप्शनल केस आ गया, जैसे कि उस पत्नी का जो हस्बैंड है वो डेथ कर गया है और उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो 144 में जा करके बीएनएसएस में अपने ससुर के प्रॉपर्टी से क्या मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, या ससुर से मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक, चलो नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 100 वर्ड्स का, वो है इज्मा। ठीक है, या इज्मा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। इज्मा क्या होता है, तो इज्मा मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट
on a legal issues after the prophet that it is a third source of Muslim law। जैसे मैंने आपको बताया था कि इज्मा, कियास, ये सारी चीजें आपको बताई थी, सुन्नत, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ाया था आपको सारथी बैच में मैंने। तो इज्मा भी क्या है, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है आफ्टर कुरान एंड सुन्ना के बाद। इज्म जो है या इज्मा जो है वो तीसरा source of law है मुस्लिम लॉ का। ISMA provides legitimacy to the new interpretation and ensure adaptability of Islamic law to changing times. Types includes ijma of companions, scholars and jurists। अच्छा देखो भाई, इसमें में क्या होता था, बहुत जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे, जो नॉलेज रखते थे कुरान का या सुन्ना का, ये सब स्कॉलर्स और जूरिस्ट इकट्ठा होते थे और किसी एक मुद्दे पे अपना फैसला देते थे अपने प्रीवियस ज्ञान के अकॉर्डिंग, जो कुरान और सुन्नत पे बेस्ड हुआ करता था। ठीक है, तो ये चेंजिंग टाइम के समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और नए नियम को लाने का भी जरूरत होता है। तो इज्म यही काम करता है एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में, नई चीजों को इंटरप्रिटेट करता है। ठीक है, चलो अब आपका आ गया केस स्टडी। तो वैलिड ऑफ वफ, वफ की वैधता क्या है, ये वफ की वैधता क्या है ये आपको बताना है। इसमें विदाउट रिलीजियस पर्पस, मतलब धार्मिक उद्देश्य के बिना पूर्ण तिथि के लिए वफ, वफ मतलब दान में चीजें दे देना, दान वितरण कर देना। उसका पूछ रहा है कि क्या वैलिडिटी होती है अगर किसी रिलीजियस पर्पस के लिए वफ दे दिया गया है तो। A valid वफ must have a pious, religious और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये बोला गया अब्दुल रहमान वर्सेस अहमद अली 1992 के केस में। ओके, चलिए, तो वफ, द वफ इज इनवैलिड बिकॉज, अब यहाँ पे दिया होगा आपके केस स्टडी दिया होगा, उस केस स्टडी का ये आंसर निकल के आएगा कि वफ जो है वो इनवैलिड होगा। ठीक, लेकिन वफ याद रखना कि अगर किसी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए दिया गया है तो वो क्या होता है भाई, वैलिड होता है। ये किस केस में कहा गया, अब्दुल रहमान वर्सेस अहमद अली के केस में कहा गया। ठीक, इसी तरह वफ और ग्रेवयार्ड विथ रिजर्व्ड इनकम, ये भी वफ से रिलेटेड है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी केस लॉज ही है, केस लॉज आप पढ़िएगा क्योंकि मैंने बहुत आपको बता दिया है कि कैसे केस लॉज को लिखना है। पहले तो फैक्ट आप एनालिसिस करेंगे, फैक्ट के अनुसार अपना आंसर देंगे और फिर उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है या फिर प्रोविजन है वो लिखेंगे, और अगर केस लॉज से रिलेटेड आपको याद आ रहा है तो वो लिख देंगे। इस तरीके से आप केस स्टडी का आंसर करेंगे। लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो हमारा अब सी सेक्शन आ गया है, जो बात करता है कॉम्प्रहेंसिव लॉन्ग आंसर की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, discuss the importance of Quran and Sunnah as a source of Muslim law. Can a clear proof of custom overweigh a written text लॉ इन मुस्लिम लॉ? कह रहा है कि मुस्लिम कानूनों के स्रोतों के रूप में कुरान और सुन्नत के पे महत्वपूर्ण चर्चा कीजिए। तो स्रोत के रूप में पूछ रहा है कुरान और सुन्नत को। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या मुस्लिम कानून में रीति रिवाज का स्पष्ट प्रमाण लिखित पाठ कानून से अधिक महत्वपूर्ण होता है? और ये कह रहा है कि क्या मुस्लिम में कस्टम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई लिखा हुआ कानून है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या वैलिड होगा, या फिर रीति रिवाज वैलिड होंगे? दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक, तो देख लेंगे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन। क्या कह रहा है, मुस्लिम लॉ और इस्लामिक लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिवाइन रेवलेशंस एंड इंटरप्रेटेड थ्रू द प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रॉफिट। तो आप जानते हैं कि डिवाइन रेवलेशन से ये प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय रहस्योदात्मक से प्राप्त हुआ है ये मुस्लिम लॉ। और इसमें क्या किया गया है और पैगंबर क्या व्यवहार करते थे उसकी व्याख्या करी गई है कुरान में। ठीक है, द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ आर कुरान एंड सुन्ना, मैंने पहले बताया, फॉलोड बाय इज्मा एंड कियास भी होते थे। इज्मा, इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा था तो मैंने आपको बताया था। और कस्टम, जिसको हम लोग उर्फ भी बोलते थे, उर्फ ऑल्सो प्लेज अ सप्लीमेंट्री रोल। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ जो लॉ है वो कौन कौन से हैं, कुरान है, सुन्ना है, इज्मा है, कियास है, लेकिन कस्टम जो उर्फ भी है वो भी सप्लीमेंट्री रोल अदा करता है प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का।
नेक्स्ट आ जाते हैं कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, हम डिस्कस करेंगे, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, द कुरान इज द फॉरमोस्ट एंड फाउंडेशनल सोर्स ऑफ लॉ, सबसे पुराना और सबसे आधारभूत जो सोर्स है, स्रोत है मुस्लिम लॉ का, वो कुरान ही है। इट इज कंसीडर्ड द vibrantarian word of Allah as revealed to Prophet Muhammad over 23 years. The Quran contains over 500 verses related to legal principle and personal laws, including marriage, divorce, inheritance and contract. अब यहाँ पे देखो इसमें जो इसमें बहुत सारे शब्द और वचन दिए गए हैं, और इसमें जो पैगंबर मोहम्मद जी हैं उनके 23 वर्षों का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इनकी दिनचर्या है, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। और इसमें तलाक से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड और विरासत, साथ ही साथ संविदाओं या अनुबंध से रिलेटेड कानूनी संविधान के बारे में बात किया, कानूनी सिद्धांतों के बारे में बात किया गया है। साथ ही साथ व्यक्तिगत कानूनों से भी संबंधित 500 से ज्यादा अधिक आयातें इसमें देखने को मिलती हैं। मतलब मेजर सोर्स यहीं से हमारा आ रहा है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लो, जैसे उदाहरण देखो, सूरह अल निसा 4:11 में है, विरासत के नियमों से संबंधित है। सूरह अल बकरा 2:229 तलाक और इसकी प्रक्रिया पे चर्चा करता है, तो उसकी आयातें से भी हम निकाल सकते हैं ये सारी चीजें। द कुरान एस्टैब्लिश इम्यूटेबल प्रिंसिपल, तो ये अपरिवर्तनीय, कुरान में जो लिखा गया है उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। हाउएवर इट also lays down general rules allowing room for interpretation in changing times. अब लेकिन हालांकि इसमें कुछ रूल्स जो है वो ले डाउन किए गए हैं और अलाउ किया गया है कि बढ़ते समय के साथ जैसे चीजें बदलती जाएंगी उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन में भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, उसकी व्याख्या में भी कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ये अलाउ किया गया है। सुन्ना क्या है? ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। तो सुन्ना रिफर्स, सुन्ना या फिर सुन्नत कह लो, सुन्नत का तात्पर्य पैगंबर की बातों, कार्यों और उनकी मौन स्वीकृतियों से है। यह कुरान के लिए एक व्याख्यात्मक स्रोत है, मतलब कुरान को और व्याख्यांकित करता है और एक्सप्लेन करता है। ठीक, और कभी कभी स्वतंत्र निर्णय भी प्रदान करता है। मतलब मेनली सुन्नत का काम है कि कुरान में दी गई बातों को एक्सप्लेन करना, लेकिन कभी कभी ये इंडिपेंडेंट बात भी ऐसा बता देता है। एग्जाम्पल कह रहा, उदाहरण देखो, कुरान में नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है, जबकि सुन्नत में रोजाना नमाज पढ़ने का तरीका, संख्या कितनी बार करना है और किस समय करना है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन का काम जो है वो सुन्नत करता था। अगर वही बात करें हम लोग कस्टम की, उर्फ की, तो कस्टम क्या है? कस्टम और उर्फ रिफर्स टू द प्रैक्टिस दैट हैव बीन एक्सेप्टेड ओवर द टाइम। तो कस्टम रीति रिवाज जानते ही हैं, जो साल दर साल या बहुत सदियों से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और लोग अभी भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, वाइल नॉट अ प्राइमरी सोर्स, हालांकि ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, लेकिन इस कस्टमरी सोर्स इसको कह देते हैं प्राइमरी सोर्स। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द एरियाज वेयर देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन विद द कुरान और सुन्ना। लेकिन कस्टम को वहां रिकॉग्नाइज किया जाता है, रीति रिवाज को वहां रिकॉग्नाइज किया जाता है जहां पे ये असंगत नहीं होता कुरान या सुन्नत से। ठीक है, और वैलिड कस्टम कैसे होता है भाई? कोई भी रीति रिवाज वैलिड है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एक मिनट, ठीक है, कोई भी कस्टम वैलिड है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इट मस्ट बी एंशिएंट, ये प्राचीन होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लगातार चलने वाला होना चाहिए और रीजनेबल यानी कि उचित होना चाहिए। ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। कैन कस्टम ओवरराइड, अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, कैन कस्टम ओवरराइड कुरान और सुन्ना? तो कह रहा है कि नो, कस्टम कैन नॉट ओवरराइड a clear and express provision of कुरान एंड सुन्ना। तो कुरान और सुन्ना में जो एक्सप्रेस प्रोविजन है उसको कहीं से रिप्लेस नहीं कर सकता कस्टम। हाउएवर इन द अब्सेंस, लेकिन हाँ, अगर जहाँ पे कुरान और सुन्ना में स्पेसिफिक चीजें या रूलिंग नहीं दी है, वहां पे ये वैलिड हो सकता है कस्टम हम लोग
लीगल जहां गैप्स है उसको फिल करने के लिए हम लोग कस्टमरी प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, केस लॉज इसमें है, आप देखेंगे जैसे कि अब्दुल हुसैन खान वर्सेस बीबी सोना देरो का केस है 1917 का। इसमें किया गया established that customary practices regarding marriage could be recognized if not expressly prohibited। तो इसमें बोला गया कि विवाह से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है अगर ये कहीं भी एक्सप्रेसली मना नहीं किया गया है। अगर किसी चीज को, मैरिज की किसी प्रथा को एक्सप्रेसली कहीं मना नहीं किया गया है तो रीति रिवाज में जो भी चल रहा है उसको हम लोग वैलिड मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का केस है, साथ में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक, अब आ गया, अब आ गया पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैरिज अमॉन्ग मोहम्मदन्स इज नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द मुस्लिम मैरिज। अब मुस्लिम मैरिज को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसमें बोला गया था कि हाँ ये जो है वो प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चल, मुस्लिम मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे। देखिए, कह रहा है मैरिज इन मुस्लिम लॉ इज नॉट कंसीडर्ड एज सैक्रामेंट। ठीक है, इसको एक संस्कार नहीं माना जाता हिंदू कानून के तरह या फिर हिंदू मैरिज के तरह, बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माना जाता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है भाई? इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट, एक नागरिक अनुबंध माना जाता है। और ये नागरिक अनुबंध आप जानते हो जब कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है तो उसके साथ बहुत लीगल राइट्स आते हैं और ऑब्लिगेशन आते हैं दोनों के ऊपर। तो ये लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है। तो इट हैज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, हालांकि इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। हाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हालांकि इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है, इसका अपना सिग्निफिकेंस है एक स्पिरिचुअल, बट इट इज essentially a civil form of contract। इट इज essentially a social contract होता है जो लीगलाइज करता है सेक्सुअल रिलेशंस को और फॉर प्रोक्यूशन ऑफ चाइल्ड एंड एस्टैब्लिश करने की एक फैमिली की। ठीक है, तो यौन संबंधों को और बच्चों के प्रोक्रिएशन को ये एक वैलिड बनाता है और फैमिली क्रिएशन को लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है मैरिज का। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ मैरिज कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैसे कह सकते हैं इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? तो भाई इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? कंपीटेंट पार्टीज रह रही हैं, हस्बैंड एंड वाइफ कंपीटेंट होने चाहिए। पांचवा है फ्री कंसेंट होना चाहिए। छठा जो है वो लॉफुल कंसिडरेशन यानी मेहर उसमें होना चाहिए और विटनेस होना चाहिए। तो क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को कवर कर रहा है और इसका एम भी जो है बताया गया है कि फॉर द प्रोक्यूशन ऑफ चाइल्ड और वैलिड सेक्सुअल रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए और टू एस्टैब्लिश अ फैमिली करने के लिए ये पूरा सारा जो मैरिज है वो किया जा रहा है। और वो सारे एसेंशियल्स जो कॉन्ट्रैक्ट को है फुलफिल किया जा रहा है, इसीलिए इसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती हैं। फॉर्मेलिटीज एंड रिक्वायरमेंट, तो नो रिलीजियस सेरेमनी इज मैंडेटरी, तो कोई रिलीजियस मैंडेटरी इसमें सर्विन नहीं हो सकती। और जो निकाह है ओरल भी हो रहा है, रिटर्न भी हो सकता है। और डावर जो है वो लीगल राइट है, उसको एक कंसिडरेशन के रूप में देख लिया जाता है कि डावर एक राइट है और कानूनी अधिकार है वाइफ का लेने का। राइट एंड ऑब्लिगेशंस कैसे आते हैं शादी में? तो देखो भाई, म्यूचुअल ड्यूटीज ऑफ कोहैबिटेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कि साथ में सहवास करने का, रहने का, हस्बैंड वाइफ का ये ड्यूटी होता है दोनों का। और भरण पोषण का पारस्परिक कर्तव्य होता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो शादी करके आते हैं, मतलब जो भी वाइफ आती है उनसे बच्चे होते हैं तो राइट टू इनहेरिटेंस उसको मिलता है, विरासत का अधिकार मिलता है। डावर का अधिकार मिलता है महिलाओं को, मतलब वाइफ को। और राइट टू सेपरेशन थ्रू तलाक, और इसमें तलाक खुल्ला या जुडिशियल डिग्री के थ्रू अलग होने का राइट भी मिलता है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ कैसे हो सकता है? तो हस्बैंड भी खत्म कर सकता है, विवाह विच्छेद कर सकता है।
तलाक बाई हस्बैंड हो सकता है, खुला वाइफ कर सकती है, मुबारत दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक होता है मुबारत, और लीन और फर्स्ट बल्कि जुडिशियल डिक्री के आधार पे भी क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन या विवाह विच्छेद हो सकता है। अभी एक एक को मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था आपके सारथी बैच में, तो वहां से आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया सिग्निफिकेंस होता है, सामाजिक और धार्मिक महत्व होता है वो शादी का, विवाह का, निकाह का, ये आप जानते ही हैं। और इसमें बहुत सारे केस है, आप देख लेंगे। मैं एक केस आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस है 1886 का। इसमें हेल्ड किया गया था क्या कि दैट मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट गवर्न बाय इस्लामिक प्रिंसिपल एंड नॉट बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बोला गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये मुस्लिम प्रिंसिपल या फिर इस्लामिक प्रिंसिपल से ही गवर्न होना चाहिए, ना कि इक्विटी के प्रिंसिपल से। फिर इसी तरह बहुत सारा मानो का भी केस है, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ मैरिज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। फिर इसी तरह आप आ जाएंगे कंक्लूजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है, मुस्लिम कानून के तहत मेहर की प्रकृति और उसके महत्व को समझाइए। पति की मृत्यु के बाद अवैतनिक मेहर के संबंध में विधवा के पास क्या उपाय है। इंग्लिश में भी देख लो। एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डावर अंडर मुस्लिम लॉ। What is the remedy available to the widow in respect of unpaid dower after her husband death? अभी और जब डावर आप पढ़े होगे तो डावर एक होता है प्रॉम्प्ट डावर, तुरंत देने का डावर होता है, एक होता है बाद में देने का डावर, ठीक है ना। जैसे फ्यूचर डावर जिसको कहते हैं, या अनपेड डावर, एक होता है प्रॉम्प्ट डावर, एक होता है अनपेड डावर। अनपेड डावर मतलब वादा कर दिया जाता है लेकिन दिया बाद में जाता है, जब महिला मांगेगी तब दिया जाता है, ठीक है, या एक समय के बाद दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि मुस्लिम कानून के अंतर्गत या मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो मेहर का प्रकृति है, नेचर है, महत्व, उसको समझाओ। और ये भी बताओ कि अगर अवैतनिक मेहर है यानी अनपेड डावर है, तो अगर उस किसी महिला का पति जो है मृत्यु हो जाती है तो विधवा के पास क्या उपाय है या फिर क्या रास्ता है अपना डावर पाने का। तो चलो भाई देखो पढ़ते हैं। मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसे पति विवाह के प्रतिफल के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है। यह मुस्लिम विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है और पति पर एक कानूनी दायित्व है, लायबिलिटी है, लीगल लायबिलिटी है। नेचर ऑफ डावर, प्रकृति क्या है कि मेहर जो है वो दुल्हन की कीमत नहीं है, याद रखना, इसकी प्रकृति दुल्हन की कीमत लगाने वाली नहीं है, बल्कि समान और प्रतिबद्धता, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए कमिटेड हूँ और मैं तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट करना हूँ, इसका एक प्रतीक है मेहर जो वाइफ को दिया जाता है। या किसी भी अन्य ऋण की तरह लागू करने योग्य है, ठीक है। अगर पति ने बोल दिया कि 1 लाख डावर है तो 1 लाख डावर पत्नी को पत्नी का अधिकार है उससे लेना। जैसे पति ने मान लो किसी और से 1 लाख रुपए उधार लिया है तो ये एक ऋण की तरह है, पति के लिए एक ऋण की तरह है मेहर, उसको भुगतान करना ही करना है। अगर मेहर का भुगतान नहीं किया जाता तो पत्नी सहवास से इनकार कर देती है। अगर पत्नी मान लो मांग ली, शादी के समय नहीं दिया था, आपने प्रॉमिस किया था पे करने को और पत्नी मांग लिया, आपने इनकार कर दिया, तो आपने नहीं दिया, भुगतान नहीं किया मेहर का, तो पत्नी आपके साथ रहने से या फिर उस व्यक्ति के साथ रहने से इनकार करती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डावर देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोला प्रॉम्प्ट डावर, डिफर्ड डावर, स्पेसिफाइड डावर और फिर प्रॉपर डावर। तो देखो भाई शीघ्र या फिर प्रॉम्प्ट डावर में विवाह के तुरंत बाद मांग देता है, प्रॉम्प्ट डावर में तुरंत दीजिए, ठीक। डिफर्ड डावर क्या होता है, विवाह विच्छेद या पति की मृत्यु पर दे। मान लो कि पति की मृत्यु हो गई या फिर तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, उस समय डिफर्ड डावर मिलता है। स्पेसिफाइड डावर जिसको मेहर ए मुसम्मा भी बोलते हैं, इसमें विवाह के समय तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि कब देंगे ये डावर, ठीक है। उचित क्या हो जाता है, प्रॉपर डावर क्या हो जाता है, मेहर ए मिसल, इसको बोलते हैं पत्नी के परिवार में समान महिलाओं के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। तो मसर ए मेहर डिटरमाइन किया जाता है कि जो भी महिलाएं हैं इनके घर में उनका कितना मेहर है और उस अकॉर्डिंग महिला को मेहर डिटरमाइन करके दे दिया जाता है, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ डावर कौन कौन से होते हैं, तो प्रोवाइड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्या दहेज, दहेज नहीं तो डावर कहेंगे, मेहर कहेंगे, ये काट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना डावर का एक मेहर है, डावर का एक महत्व है। फिर व्यवहारिक जिम्मेदारियों की गंभीरता का प्रतीक है।
फिर मनमाने ढंग से तलाक से रोकना भी डावर का एक महत्व है, सिग्निफिकेंस। रेमेडी क्या होता है? अगर अनफिट डावर है पोस्ट हस्बैंड डेथ, डेथ की मृत्यु हो, मतलब कि हस्बैंड की अगर मृत्यु हो गई तो फिर कैसे डावर मिलेगा? तो देखो भाई, राइट टू रिटेंशन, विडो कैन रिटेन पोजेशन ऑफ हस्बैंड प्रॉपर्टी अनलेस डावर टू बी पेड। तो हस्बैंड का जो भी प्रॉपर्टी है उसको अपने कब्जे में कर लेगी कौन? वाइफ, जब तक कि उसका डावर नहीं मिलेगा। फिर राइट टू शू, विडो फाइल कर सकती है एक सिविल मुकदमा, सिविल शूट अपना डावर को रिकवर करने में। जो भी उसके फैमिली वाले, मान लो उसके हस्बैंड के बड़े भाई रहे या फिर उसके परिवार वाले रहे, कोई भी रहे, भाई रहे या फिर बाप रहे या फिर माँ रहे, उनसे वो रिकवर कर सकती है। प्रायोरिटी इन डेट, तो डावर हैज प्रायोरिटी ओवर अनसिक्योर्ड डेट इन द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी संपत्ति का वितरण होता है, एक होता है ना संपत्ति का बंटवारा, तो उसमें से जो डावर का अमाउंट है उसको सबसे पहले निकाल के रख दिया जाता है उस पत्नी के लिए, जिसको पति का डेथ हो गया है लेकिन फिर भी डावर नहीं मिला है उसके लिए। अब इसमें केस लॉस कौन सा है भाई? हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी 1916 का। इसमें क्या बोला गया था? मेहर का भुगतान होने तक विधवा के कब्जे को बनाए रखने का अधिकार बरकरार रखा था। नसरा बेगम का केस है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इलिस्ट्रेशन है, कंक्लूजन है, इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक मिनट, मुस्लिम लॉ रिफर डिसाइडेड केसेस ऑल्सो। तो हिबा, आप जानते हो कि ये एक अनकंडीशनल जो है एक ट्रांसफर है, दो made immediately and without consideration by one person to another person during the lifetime of the donor। हिबा क्या है? एक दान है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी कंडीशन को सामने वाले व्यक्ति को क्या देता है? अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है, बिना किसी कंसिडरेशन के और लाइफ टाइम के लिए, याद रखना। मीनिंग क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ये गिफ्ट है, मुस्लिम लॉ में गिफ्ट माना जाता है हिबा को। कैन बी मेड ओरली, इसको ओरल भी बना सकता है, राइटिंग में भी लिख के दे दिया जा सकता है। और ये इसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे आगे जा करके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लागू नहीं होता जब तक कि स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। इसेंशियल क्या है भाई? तो वैध अगर हिबा बनाना है तो उसकी अनिवार्यताएं होती है। क्या अनिवार्यताएं होती है? तो पहले तो डिक्लेरेशन, घोषणा होना चाहिए कि हाँ, डोनर एक होता है, डोनर एक होता है डोनी। तो डोनर होता है गिफ्ट देने वाला और डोनी होता है जिसके फेवर में गिफ्ट किया जाता है। तो डिक्लेरेशन होना चाहिए, घोषणा होनी चाहिए उपहार की कि हाँ डोनर किसी को दे रहा है। दूसरा, उसका उस सामान का, उस गिफ्ट का एक्सेप्टेंस होना चाहिए डोनी के द्वारा और डोनर का जब तक लाइफ टाइम है उसी के दौरान। तीसरा, डिलीवरी ऑफ द पोजेशन, मतलब कि जो भी पोजेशन आप दे रहे हो, जो भी गिफ्ट दे रहे हो, उसका पोजेशन यानी सब्जेक्ट मैटर का पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए डोनर से डोनी को, ठीक है, ये इसेंशियल्स है। हु कैन मेक हिबा, हिबा कौन बना सकता है? कोई भी मुस्लिम साउंड माइंड एंड मेजोरिटी पर्सन जो है वो बना सकता है। द डोनी कैन बी एनी पर्सन कैपेबल ऑफ है। डोनर तो केवल कौन होगा? मुस्लिम होगा, साउंड माइंड होगा और मेजर होगा, वो डोनर होगा, डोनर जो गिफ्ट दान कर सकेगा, हिबा दे सकेगा। और वो व्यक्ति जो ले सकेगा डोनी, वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, ठीक है। अब एक बार हिबा बन गया तो क्या उसको रिवोक कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं? तो रिवोकेबल बिफोर डिलीवरी, तो डिलीवरी के पहले, पोजेशन की डिलीवरी से पहले हिबा को रिवोक किया जा सकता है। और आफ्टर डिलीवरी इट इज इररिवोकेबल अनलेस द कोर्ट परमिट द रिवोकेशन। लेकिन जैसे ही डिलीवरी आप कर देते हो तो वैसे ही ये रिवोकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर कोर्ट परमिट कर देती है तो उसके बाद भी, डिलीवरी के बाद भी जो रिवोकेशन है वो हो सकता है, ठीक। इसका अपवाद क्या है? हिबा ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, जिसको मूशा कहते हैं, इज एन इनवैलिड अनलेस लेटर डिवाइडेड एंड प्रपोज्ड। अब मान लो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 4 लोग हिस्सेदार है और एक व्यक्ति है उसमें क्या कर दे रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति को दान कर दे रहा है प्रॉपर्टी, तो क्या ये वैलिड हिबा होगा? नहीं, इनवैलिड होगा। अगर अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी है तो पहले उसको डिवाइड कराओ, डिवाइड करने के बाद तुम हिबा कर सकते हो, ठीक है। शिया लॉ इज मोर फ्लेक्सिबल इन रिटन एंड मुशा गिफ्ट, तो शिया लॉ ज्यादा फ्लेक्सिबल है, याद रखना।
इसमें अब्दुल रहीम वर्सेस SK अब्दुल जबर का केस है 1929 का। इसमें बोला गया कि हेल्ड दैट हिब्बा विदाउट पोजीशन इज वॉइड। तो अगर हिब्बा आप कर रहे हो और उसमें पोजीशन नहीं दे रहे हो तो ये वॉइड है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, कंक्लूजन पढ़ के खत्म। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा क्या है? The doctrine of Musa in Muslim law refers to the rule that gift of an undivided share in the property which is jointly owned by individual without actual partition the delivery is invalid। मैंने बताया ही कि अगर कोई एक साथ प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, और उसमें हिस्सेदार बहुत ज्यादा है और बिना पार्टीशन का उसका कोई हिब्बा कर दिया है, उनमें से कोई भी जो उसका ओनर है, तो वो पूरा का पूरा जो हिब्बा है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, अगर आपको करवाना है तो क्या करवाना होगा भाई, वो इसेंशियल है। एक्सेप्शन आपको पढ़ा दिया, केस लॉज भी आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन। गार्जियन से क्वेश्चन है, टाइप ऑफ गार्जियन कितने, एक मिनट। हाँ, ठीक, अब दो क्वेश्चन यहाँ बच जा रहा है। एक बच जा रहा है किसका, ठीक है, पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन। गार्जियंस का क्या पावर होता है इसको आपको बताना है। तो गार्जियन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है मुस्लिम लॉ में, तो गार्जियन हमेशा इसमें फादर एज ए नेचुरल गार्जियन समझा जाता है। ठीक, हालांकि कस्टडी जो है वो माता को दे दी जाती है जब तक बच्चा एक सर्टेन एज तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन नेचुरल गार्जियन हमेशा फादर होता है मुस्लिम लॉ में, याद रखना। टाइप्स ऑफ गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, डी फैक्टो गार्जियन, चार तरह के गार्जियन होते हैं। नेचुरल गार्जियन फादर या ग्रैंडफादर होते हैं, फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर होंगे। टेस्टामेंट्री गार्जियन जो फादर या फिर ग्रैंडफादर के द्वारा नियुक्त किए गए होंगे। गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा अकॉर्डिंग टू द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के द्वारा। और डी फैक्टो गार्जियन अ पर्सन हु एज्यूम्स रिस्पांसिबिलिटी विदाउट लीगल अथॉरिटी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना किसी लीगल रिस्पांसिबिलिटी के किसी व्यक्ति का दायित्व उठा ले रहा है बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशन के, तो उसको डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं। ठीक, अब इस गार्जियन के अलग अलग तरीका प्रकार दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ केसेस दिए गए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे सिया सुन्नी में क्या है। हालांकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सारथी बैच में पढ़ाई किए थे, उन्होंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी थी। इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की फैमिली लॉ में, मतलब फैमिली लॉ 2 यानी कि मुस्लिम लॉ में, तो आप मैरिज पढ़ लीजिएगा, आप तलाक पढ़ लीजिएगा, आप हिब्बा पढ़ लीजिएगा, आप गार्जियन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतनी अगर सारी आप चीजें आप 4-5 पॉइंट पढ़ लेते हो तो आपका पूरा पेपर जो है इतने में कवर हो जाएगा। आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा पढ़ना चाहे तो एक सबसेशन भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कुल मिला के ये 4-5 टॉपिक आपके लिए जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।